जितना ज़रूरी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है, उतना ही ज़रूरी आपका यूनिट 4 भी है। काहे कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। बटैया का अर्थ ये हुआ कि खेत किसी दूसरे व्यक्ति का है और उस पर खेती कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, और उसका उत्पादन होने पर उसमें से कुछ हिस्सेदारी उनको दिया जाता है जिनका एक्चुअल में खेत है। फसलों को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जल की आपूर्ति कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कार्यक्रम है, इसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी व्यापार। तुरंत इधर मोटर चालू कीजिए, इलेक्ट्रिक में प्लग खोसिए, तुरंत इधर आपका खेत पटना चालू हो गया। न हेलीकॉप्टर मौजूद था, न हवाई जहाज मौजूद था, न ड्रोन मौजूद था। हाईवे बन गया है, एक्सप्रेसवे बन गया है, पिच का रोड बन गया है, विद्यापीठ हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया। इस चारों यूनिट से जो मेन प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं, उन सब टॉपिक के ऊपर आपको बैक टू बैक वीडियो मिलते रहेंगे और चलते फिरते में आपके ग्रेजुएशन का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है AAC 204। तो आज हम इस वीडियो में AAC 204 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको पढ़ना है, उन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन किन टॉपिक से दिए जाएंगे और आपका 4th सेमेस्टर का एग्जाम किस तरीके से होगा। तो अगर जिन भाई बंधुओं के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का कोर्स कोड AAC 204 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर 1 का सिलेबस विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का सिलेबस क्या है, आपको पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो जिस प्रकार से आपको पेपर 1 में 4 यूनिट्स पढ़ना होता है, ठीक वैसे ही आपको पेपर 2 में भी 4 ही यूनिट पढ़ना है और इन्हीं चारों यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का नाम क्या होगा, मतलब कि आपका पेपर किस नाम से आएगा। तो आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का नाम क्या होगा? प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा। इसका मतलब हुआ कि आपके पेपर 2 जो है वह पूरी तरह से प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली पर ही आधारित है। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या होगा कि प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के क्या क्या साधन थे, क्या क्या शिक्षा ग्रहण करने की विधियां थी, क्या क्या पद्धतियां थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के साधन कैसे थे, अर्थव्यवस्था का सिचुएशन कैसा था, अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था। तो इन्हीं सभी के ऊपर आपके पेपर 2 का पूरा एग्जाम होने वाला है। तो ये तो हो गया आपके पेपर 2 का नाम, मतलब कि आपका टाइटल। अब हम लोग ये जानेंगे कि आपको जो 4 यूनिट्स पढ़ना है, उन चारों यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में आपको 3 चीज़ पढ़ना है। पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? प्राचीन भारत में कृषि। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारत में कृषि किस प्रकार से हुआ करता था, कृषि के क्या क्या स्रोत थे, कृषि करने के क्या क्या तौर तरीके थे, कृषि के रूप में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता था, कृषि का व्यवस्था किस प्रकार से बनाया गया था, कौन कौन से स्रोत उपलब्ध थे, क्या क्या सुविधाएं मिलती थी, क्या क्या कठिनाइयां आती थी। इन सब के बारे में कहाँ पढ़ना है आपको? यूनिट 1 के अंदर। दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है? भूमि प्रबंधन। भूमि प्रबंधन का मतलब होता है कि खेत किस प्रकार से हुआ करते थे, खेत का प्रबंधन कैसे किया जाता था, खेतों में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे, खेतों की क्वालिटी कैसे हुआ करती थी, खेतों की गुणवत्ता कैसे हुआ करती थी। इसके अलावा तीसरा इसमें पॉइंट पढ़ना है स्वामित्व। मतलब कि जिस खेत पे फसल उगाई जा रही है वह खेत किसका है। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। तो क्या जो खेती कर रहे हैं, जिस खेत में जो व्यक्ति फसल लगाए हैं, क्या एक्चुअल में वही उस खेत के स्वामित्व हैं, वही उस खेत के मालिक हैं, या कोई और है। जैसा अभी के ज़माने में बटैया खेत बोआता है,
तो बटैया का मतलब क्या हुआ? बटैया का अर्थ ये हुआ कि खेत किसी दूसरे व्यक्ति का है और उस पर खेती कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, और उसका उत्पादन होने पर उसमें से कुछ हिस्सेदारी उनको दिया जाता है जिनका एक्चुअल में खेत है। तो पहले के खेती कैसे हुआ करते थे, उनका मालिकाना हक किसका होता था, किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता था, इन सभी पॉइंट के बारे में आपको किस में पढ़ना है? यूनिट 1 के अंदर। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना है प्राचीन भारत में सिंचाई प्रणाली। प्राचीन भारत में सिंचाई की क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, अभी के जैसे बोरिंग उपलब्ध था कि नहीं था, पहले के ज़माने में खेतों की सिंचाई कैसे की जाती थी। सिंचाई का मतलब होता है कि फसलों को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जल की आपूर्ति कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को या किसी भी सजीव प्राणी को पानी की आवश्यकता होती है अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ठीक ऐसे ही पौधों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है उनके वृद्धि और विकास के लिए। तो हम लोग को पढ़ना यही है कि प्राचीन भारत में सिंचाई के कौन कौन से प्रणाली उपलब्ध थे। ट्यूबवेल मौजूद था पहले, अभी की तरह मोटर उपलब्ध नहीं था, पंपी सेट उपलब्ध नहीं था कि हैंडल मारे या तुरंत खेत में पानी चालू हो गया। पहले का ज़माना दूसरा था, पहले का ज़माना उतना विकसित नहीं था जितना अभी का है। जैसे पहले के ज़माना में खेती का मुख्य साधन नदी था, या लोग वर्षा के भरोसे रहते थे, बारिश आएगा तो बारिश के पानी से खेतों की सिंचाई होगी। कभी कभी बारिश आता ही नहीं था जिसके वजह से सुखाड़ पड़ जाता था, पूरा खेत सूख जाता था, फसल अच्छा नहीं होता था। तो इस तरह के संकट पहले हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है, तरह तरह के साधन उपलब्ध हो गए हैं। ट्यूबवेल का व्यवस्था हो गया है, बोरिंग का व्यवस्था हो गया है, मोटर का व्यवस्था हो गया है। तुरंत इधर मोटर चालू कीजिए, इलेक्ट्रिक में प्लग खोसिए, तुरंत इधर आपका खेत पटना चालू हो गया। तो पहले के ज़माने में खेती करने का तौर तरीका और अभी के ज़माने में खेती करने का तौर तरीका में बहुत सारा फ़र्क है। तो हम लोग को पढ़ना बस यही है कि प्राचीन भारत में सिंचाई प्रणाली कैसी थी, सिचुएशन खराब था कि अच्छा था, कैसे किया जाता था, सिंचाई के कौन कौन से साधन मौजूद थे, कुआं से सिंचाई किया जाता था, नदी से सिंचाई किया जाता था, वर्षा के भरोसे रहते थे लोग किसान, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई होता था। तो इस तरह से सिंचाई के प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर। अगर हम यूनिट 3 के अंदर बात करें तो यूनिट 3 के अंदर आपको पढ़ना है गिल्ड्स या श्रेणियाँ संगठन। गिल्ड्स या श्रेणियाँ संगठन के बारे में पढ़ना है, इनके निर्माण के बारे में पढ़ना है, कार्य के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब हुआ कि गिल्ड्स या श्रेणियाँ संगठन का निर्माण कैसे किया जाता था, इनका क्या क्या कार्य था, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या इनके गुण थे। इसके अलावा विदेश व्यापार और व्यापार मार्ग। विदेश व्यापार का मतलब होता है कि जिन चीज़ों का उत्पादन अपने देश में नहीं होता है और वह चीज़ आवश्यक है तो उसको विदेशों से मंगाया जाता था, और विदेशों में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी और उसका उत्पादन वहाँ नहीं होता था, उन सभी चीज़ों को यहाँ से वहाँ भेजा जाता था। जैसे अगर हम दुबई सऊदी की बात करें तो वहाँ पे पानी की आवश्यकता है और पानी वहाँ पीने के लिए उतना उपयोग्य नहीं हो पाता है, और अभी तो तकनीक नया नया आ गया है जिसकी वजह से पानी तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा खर्च होते हैं और अपने यहाँ कमी है डीजल पेट्रोल किरोसिन की। तो विदेशों से अपने यहाँ डीजल पेट्रोल किरोसिन मंगाया जाता है और बदले में पानी भेजा जाता है। एक तरह से समझिए तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कार्यक्रम है इसी को हम लोग बोलते हैं विदेशी व्यापार। जो सामान है उसको ले जाके दे आइए, जो नहीं है वहाँ से मंगा लीजिए। तो ये होता है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा व्यापार के मार्ग के बारे में पढ़ना है। व्यापार के मार्ग का मतलब होता है कि व्यापार किस मार्ग से हुआ करता था। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, रास्ता माने पथ, और पथ माने रोड। तो पहले के ज़माने में व्यापार कैसे होता था विदेशों से, अभी के जैसे नए नए तकनीक का न हेलीकॉप्टर मौजूद था, न हवाई जहाज मौजूद था, न ड्रोन मौजूद था, न उड़ने वाला कोनो विशेष यंत्र मौजूद था। तो व्यापार करने का मुख्य साधन क्या था? समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था नाव के द्वारा। नाव पे सामान लोड करके लाया जाता था और लेके जाया जाता था। तो इस तरीक़ा से समुद्री मार्ग से कैसे व्यापार होता था, रोड मार्ग से भी होता था, समुद्र से भी होता था। लेकिन अभी जितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी पहले नहीं था। जैसे अभी सड़क देखिएगा तो अभी 4 लाइन का सड़क बन गया है जिसको हाईवे कहते हैं, हाईवे बन गया है।
एक्सप्रेसवे बन गया है, पिच का रोड बन गया है। ये सब व्यवस्था पहले उपलब्ध नहीं था। पहले नाव के माध्यम से समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। इधर से सामान जाएगा तो उन्हें से सामान लोड करके आएगा। तो आपको यूनिट 3 में इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि व्यापार के कौन कौन से मार्ग उपलब्ध थे, किस देश से कौन सा व्यापार किया जाता था, व्यापार के रूप में किन किन चीज़ों का खरीदारी होता था और किन किन चीज़ों को बेचा जाता था। तो इन सभी पॉइंट के बारे में आपको किस में पढ़ना है? यूनिट 3 के अंदर। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर यूनिट 4 में क्या पढ़ना है। कहे कि हर सेमेस्टर के भांति इस सेमेस्टर में भी आपको 4 गो यूनिट पढ़ना है और चारों यूनिट मिला के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो जितना जरूरी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है, उतना ही जरूरी आपका यूनिट 4 भी है। कहे कि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। सब मिला के 4 गो यूनिट पढ़ना है। इसी 4 गो यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो अब समझिए कि आपको यूनिट 4 में पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला क्या पढ़ना है? भारत में शिक्षा प्रणाली। भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ना है। अभी के शिक्षा की बात नहीं हो रही है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और शिक्षा। प्राचीन भारत की बात हो रही है, मतलब कि अभी जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, अभी जिस भारत में रह रहे हैं, इसी भारत में पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो क्या पढ़ना है इसमें? भारत में शिक्षा प्रणाली पढ़ना है। शिक्षा के क्या क्या पैटर्न हुआ करते थे, शिक्षा के रूप में क्या क्या चीज़ बताया जाता था बच्चों को। केवल किताबी ज्ञान ही देना बच्चों के लिए उचित नहीं होता है। ऐसा शिक्षा देना चाहिए कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो पहले के ज़माना में शिक्षा जो दिया जाता था उसमें और अभी के ज़माना में जो शिक्षा दिया जा रहा है उसमें आकाश पाताल का फर्क है। तो पढ़ना आपको यही है कि पहले के ज़माना में शिक्षा प्रणाली कैसी थी। इसके अलावा वृद्धि और विकास के पाठ्यक्रम क्या क्या है। वृद्धि और विकास के पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में डेवलपमेंट करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को और उच्च स्तर पर ले जाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, कौन कौन सी नीति अपनाई गई, कौन कौन से संशोधन किए गए। इन्हीं सभी पॉइंट के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है? यूनिट 4 के अंदर। पाठ्यक्रम का मतलब होता है सिलेबस, वही सिलेबस जिसका हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सिलेबस का मतलब होता है कि विद्यार्थियों को किन किन चीज़ों की जानकारी दी जाए कि उसके लिए अच्छा हो सके। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, शिक्षा का मतलब सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके अलावा मुख्य विश्वविद्यालय के बारे में भी आपको पढ़ना है कि पुराने ज़माने में कौन कौन से मुख्य विश्वविद्यालय हुआ करते थे। विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी जहाँ से हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इग्नू यूनिवर्सिटी हो गया, विद्यापीठ हो गया, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, पटना यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया। तो इसके अलावा प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में कौन कौन से यूनिवर्सिटी उपलब्ध थे, कौन कौन मुख्य थे। यूनिवर्सिटी तो अनेकों थे, लेकिन उसमें से मेन कौन था, मुख्य कौन था, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा तक्षशिला के बारे में पढ़ना है। तक्षशिला ज्ञान अर्जित करने का एक मुख्य स्थान था, एक मुख्य साधन था। तक्षशिला से आपके एग्जाम में अनेकों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नालंदा के बारे में आपको पढ़ना है। नालंदा के अलावा आपको विक्रमशिला के बारे में पढ़ना है। ये सब के सब क्या हैं? शिक्षा के साधन हैं, यूनिवर्सिटी हैं, शिक्षा के केंद्र हैं। इन्हीं स्थानों से प्राचीन काल में शिक्षा अर्जित किया जाता था। इन सब के बारे में आपको पढ़ना है किसमें? यूनिट 4 के अंदर। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चारों यूनिट से जो मेन प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड बन सकते हैं, उन सब टॉपिक के ऊपर आपको बैक टू बैक वीडियो मिलते रहेंगे और चलते फिरते में आपके ग्रेजुएशन का तैयारी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको करना ये है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, बाकी आपको कोनो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेश्चन जो आपके 4th सेमेस्टर से रिलेटेड हो, वो सब आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो आपको करना बस यही है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। तो ये आपके प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के इन्हीं चारों यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी टॉपिक बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपके 4th सेमेस्टर की तैयारी करने में काफ़ी सुविधा होगी।
आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।